अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज पोल साइंस के लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे कि अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस, एजुकेशन, फैमिली, प्रॉपर्टी, सिटीजनशिप क्या है। देन हम देखेंगे अरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ लॉ, स्लेवरी, रेवोल्यूशन क्या था। फाइनली हम देखेंगे कि अरिस्टोटल की नेचर ऑफ स्टेट क्या थी, उसका आइडियल स्टेट का कंसेप्ट क्या था। सबसे पहले हम थोड़ा सा अरिस्टोटल की बायोग्राफी को देखते हैं कि उनको फायर टीचर कहा जाता है, उनको पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा जाता है। उनके टीचर प्लाटो ने उनको द माइंड ऑफ अकेडमी करार दिया। जो जो अरिस्टोटल का फादर था वो फिजिशियन था, इसलिए जो अरिस्टोटल था उसको भी बायोलॉजी में इंटरेस्ट था। 17 साल की उम्र में वो एथेंस में खुद को प्लाटो की अकेडमी में इनरोल करवाता है। वहाँ 20 साल तक एजुकेशन हासिल करता है। प्लाटो की डेथ के बाद वो मैसिडोनिया वापस चला जाता है। वहाँ वहाँ जाकर द अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर आज़म कहते हैं, उसे ट्यूटर देता है, उसे पढ़ाता है, एजुकेट करता है। जब सिकंदर आज़म एथेंस को फ़तह करता है तो वहाँ वापस आ जाता है। वहाँ आके लाइसियम स्कूल बना लेता है जिसमें फ़लसफ़े की एजुकेशन देता है। अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है? जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि प्लाटो भी एक जस्टिस की थ्योरी देता है। वो कहता है कि जस्टिस जो सोसाइटी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो प्लाटो है वो जब वो कहता है कि जो जस्टिस है ये फंक्शनल बेसिस पे होना चाहिए, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पे होना चाहिए, कि जिसके पास रीजनिंग है वो रूलिंग क्लास में चला जाए, जिसके पास स्पिरिट है वो आर्मी में चला जाए, जिसके पास एपिटाइट है वो वर्कर क्लास में चला जाए। जो एरिस्टोटल है वो अपने टीचर प्लाटो से एग्री नहीं करता। वो कहता है कि जस्टिस ये नहीं है, जस्टिस एक अखलाकियात है, करैक्टर है, विर्चू है। वो इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि स्टेट में जस्टिस ये है कि स्टेट गुड लाइफ को प्रमोट करे, वो और जो सिटीज़न है वो लॉ को फॉलो करे। वो कहते ही एडवोकेट द गिविंग अ वर्क ऑफ मैन, कि हर इंसान को जो काम है उसकी कैपेसिटी के मुताबिक दिया जाए, नेचर के मुताबिक दिया जाए, फंक्शन तौर पर नहीं दिया जाए। तो वो अखलाकियात के पहलू को जस्टिस में शामिल करता है। देन वो कहता है कि यूनिवर्सल जस्टिस पॉसिबल नहीं है, तो वो पार्टिकुलर जस्टिस की बात करता है कि पार्टिकुलर जस्टिस ये होता है, पार्टिकुलर जस्टिस ये होता है कि जो स्टेट है वो एक आइडिया पे एक एसोसिएशन है। जब एक एसोसिएशन है तो उसमें दो तरह का जस्टिस होगा। एक जो फ़र्द के साथ होगा, अफराद के साथ, इंडिविजुअल्स विद इंडिविजुअल जस्टिस होगा जो स्टेट इंश्योर करेगी। दूसरा जो अफराद हैं उनका सोसाइटी के साथ जस्टिस होगा कि जो सोसाइटी है वो इंश्योर करेगी जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स को। तो इनको इसकी दो टाइप्स हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है, दूसरा रिट्रीब्यूटिव या करेक्टिव जस्टिस होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है? ये होता है कि हर बंदे को उसकी प्रोपोर्शनेट यानी कि तनासब के हिसाब से जितनी उसकी कंट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक उसको जस्टिस दिया जाए। इस जस्टिस को स्टेट इंश्योर करेगी कि फ़र्द की कंट्रीब्यूशन के मुताबिक उसके राइट्स का ख्याल रखा जाए। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है इसमें यह होगा कि जो वेल्थ और विर्चू के हिसाब से जो जिसका जितना तनासब है, कि कोई अगर बिजनेसमैन बड़ा है, कोई गुड में है, सर्विस में है, कोई ऑफिसर है, कोई ब्यूरोक्रेसी में है, तो उसके हिसाब से उसके साथ जस्टिस किया जाए। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो करेक्टिव जस्टिस है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। करेक्टिव जस्टिस ये होता है कि जो फ़र्द है उनका जस्टिस क्या है, जो फ़र्द के राइट्स क्या हैं, सोसाइटी कौन से राइट्स को इंश्योर करेगी विद इन द इंडिविजुअल्स, फ़र्द के साथ। तो कहता है कि जो प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, उसको उसमें वायलेशन ना हो, इसको इंश्योर करना है करेक्टिव जस्टिस ने। उसको करेक्ट करना है कि प्रिवेंट्स एन इंडिविजुअल्स फ्राम मेकिंग इंक्रोचमेंट अपॉन द राइट्स ऑफ हिज फेलोज, कि रोकना है जो फ़र्द हैं वो दूसरों के राइट्स में इंक्रोचमेंट ना करें, उनको वायलेट ना करें। और ये जस्टिस हर बंदे की कंट्रीब्यूशन के मुताबिक उसको इंश्योर करे। अब हम देखते हैं कि अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या थी। अरिस्टोटल कहता है कि जो स्टेट और सिटीज़न है ये एक ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। कहता है हमें बेस्ट टाइप के सिटीज़न लाने हैं। एजुकेशन वो है जो बेस्ट टाइप ऑफ सिटीज़न दे, जो बेस्ट रूलर्स पैदा करे, जो बेस्ट पब्लिक पैदा करे। उसके ख्याल के मुताबिक एजुकेशन जो है ये स्टेट का एक हैंडमेड है, ये एक करेक्टर ऐसा बिल्ड करे, एक पोलिटिकल करेक्टर ऐसा जनरेट करे जो स्टेट को प्रमोट करे। और उस एजुकेशन से जो सिटीज़न, जो पर्सन्स बाहर निकले वो स्टेट के जो सोशल और पॉलिटिकल नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करें। उसका कहना है कि जो मैन है वो उसमें गुड और इवल्स दो किस्म की हारमोनियस कम्बिनेशन होता है। जो गुड मैन होता है उसमें रीज़न होती है, जो एवल मैन होता है उसमें डिज़ायर होती है। कहता है कि सबसे परफेक्ट वही है जिसमें रीज़न होती है, जो रूल को फॉलो करता है। जो रूल को फॉलो नहीं करता वो सबसे वर्स्ट बंदा है। कहता है हमें ट्रेनिंग इस तरह, एजुकेशनल ट्रेनिंग इस तरह से देनी है कि जो जो रूलर है वो रूल करे, जो राया है जो ओबीडियंट सब्जेक्ट हो, जो अवाम है वो अपने जो रूलर है उसको उसकी ओबीडियंस करे, उसको फॉलो करे।
ये एक बेस्ट एजुकेशन सिस्टम होगा। जो थर्ड पॉइंट है वो अरिस्टोटल व्यूज़ ऑन फैमिली, कि फैमिली के बारे में वो क्या कहता है। जब प्लाटो ने जो कंसेप्ट दिया था उसमें वो ये कहता है कि जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, जो प्रॉपर्टी है, वो ख़त्म कर देता है। कहता है आइडियल स्टेट में ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। जो अरिस्टोटल है वो कहता है कि फैमिली जो है ये लव, डिसिप्लिन, ओबीडियंस और सोशल सर्विस है, ये लोगों में ये एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, ये होना चाहिए। ये अपने उस्ताद प्लाटो के पॉइंट को रिजेक्ट कर देता है। कहता है कि फैमिली एक एसोसिएशन है, ये एक नेचुरल राइट है सबका। कहता है कि इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लोगों में आपस में मोहब्बत, एक डिसिप्लिन डेवलप होगा और ये आपस में एक दूसरे का राइट है। ये फैमिली ही मिलके स्टेट को डेवलप करती है। एरिस्टोटल कहता है कि जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है ये मॉरल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, ये बच्चों का राइट है, बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। जबकि प्लाटो कहता था कि बच्चे सबके बच्चे होंगे, हर कोई किसी का स्पेसिफिक फादर नहीं होगा। नेक्स्ट ये कहता है कि जो फैमिली है ये फैमिली लविंग सिटीज़न पैदा करती है, कि जो स्पेशली जो फ़र्द फैमिली के अफराद होते हैं सबको उनके साथ ज़्यादा प्यार होता है बानिस्बत एक सिटीजन्स के, उनको फ़ख्र होता है कि हम उस फैमिली से तल्लक़ रखते हैं। नेक्स्ट जो बात करता है, को कहता है कि ये मॉरल बेसिस है फैमिली की। फैमिली किसी भी सोसाइटी के लिए एक अखलाकी इदारा है और वो ये एक फादर और माँ बाप के एक और बहन भाई के पर मुश्तमिल होता है। ये एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते जैसा कि प्लाटो ने किया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में इसका क्या व्यूज़ है। जो प्लाटो था उसने प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया था। वो कहता है कि जब प्रॉपर्टी है ये लोगों को करप्ट करती है, ये इंस्टीट्यूशन को आइडियल स्टेट नहीं रहने देती, उसके उसके अगेंस्ट में ये एक हर्डल है। ये कहता है कि कम्युनिज़म प्रॉपर्टी राइट्स को ख़त्म कर देता है। कहता है प्रॉपर्टी राइट जो अगर कम्युनिज़म होगी, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगे तो एक ट्रबल शुरू हो जाएगी, क्योंकि सब कम्युनिटी कंट्रोल करेगी, कम्युनिटी आपस में उनकी स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी, एक प्रॉक्सी वार स्टार्ट हो जाएगी। अरिस्टोटल कहता है कि प्रॉपर्टी राइट्स होना ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो फ़र्द हैं वो प्रोग्रेस करते हैं, उनमें कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, वो मेहनत करते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। कि एवरीवन हैव अ डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट मैन, कि हर बंदे के जो कंट्रीब्यूशंस हैं, जो उसकी एबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट है, उसके मुताबिक वो प्रॉपर्टी रखने का राइट रखता है। देन वो कहता है कि ये एक सेंस ऑफ प्लेयर है, कि प्रॉपर्टी का होना एक खुशी है कि मेरे पास भी कुछ है, एक उसमें ये फीलिंग कॉन्फिडेंस लाती है। कहता है दूसरी बात करता है कि जो प्रॉपर्टी का होना विर्चू और लिबर्टी को शो करता है कि इंसान आज़ाद है, इसके पास प्रॉपर्टी के राइट्स हैं। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि ये हिस्टोरिकल कंटिन्यूस है, कि प्रॉपर्टी एक ख़ानदानी निज़ाम होता है कि ये मेरे दादा अबू की थी, ये फलां की थी। तो कहता है इससे कॉन्फिडेंस आता है, एक हिस्टोरिकल कंटिन्यूस होती है, एक उनके पास रख रखाव की बात होती है। फिफ्थ नंबर पे कहता है अगर प्रॉपर्टी में एविल्स आती हैं, अगर ये करप्ट करती है तो हमें मॉरल एजुकेशन देनी चाहिए ताकि ये करप्शन में लोग ना पड़ें। सिक्स बात पे कहता है कि लोग कहते हैं कि ये उसकी कंजर्वेटिव थिंकिंग है। नेक्स्ट वो बात करता है एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ लॉ क्या था। वो कहता है कि मोरल कोड ऑफ कम्युनिटी है, ये एक उसको सब लोग को इसकी ओबीडियंस करनी चाहिए ताकि ओवरऑल स्टेट में एक वेलफेयर हो, गुड सिटीजनशिप आए। कहता है अच्छा शहरी वही होगा जो लॉ को फॉलो करे। कहता है लॉ क्या करता है कि जो लोगों को कम्युनिटी है उसको रिस्ट्रेन करता है, उनको विद इन द बाउंड्रीज काम करने की बात करता है। एज अ सम ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल लिमिट्स अंडर विच द मैन एक्शन मस्ट बी प्रोसीड। कहता है ये एक लिमिट है जिसके अंदर स्पिरिचुअल एक्शंस होते हैं और ये कम्युनिटी है जिसमें एक दूसरे के राइट्स का ख्याल रखता है। रूल ऑफ लॉ इज़ अ रूल ऑफ मैन, कि लॉ का रूल होने का मतलब है कि इंसान रूल वहाँ पे कर रहे हैं, कि इंसानों की वहाँ पे बालादस्ती है, सब एक दूसरे के राइट का ख्याल रख रहे हैं। थर्ड नंबर पे कहता है कि स्टेट में जो लॉ है ये गुड लाइफ, जो स्टेट है उसका पर्पज़ है कि वो गुड लाइफ को प्रमोट करे। अगर गुड लाइफ को प्रमोट कैसे होगी, अगर वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ अगर होगा तो वहाँ पे मोरालिटी होगी, जैसे स्पिरिचुअल ऑफ कम्युनिटी वहाँ पे होगी, वहाँ पे लोगों में अखलाकियात आएगी, वो अखलाकी तौर पर बेहतर होंगे, कोई सुपीरियर नहीं होगा। वहाँ पे लॉ रूल ऑफ लॉ होगा तो नो वन सुपीरियर अबव द लॉ, सब लॉ के नीचे होंगे, वहाँ पे लॉ सुप्रीम होगा। फिफ्थ पॉइंट पे वो बात करता है कि सोर्स ऑफ लॉ इज़ लेजिस्लेचर, कि जो लॉ है जो लेजिस्लेचर को वहाँ पे जनरेट करना चाहिए, कि जो लेजिस्लेशन होगी, जैसे हमारे यहाँ कौमी असम्बली होती है, कम्युनिटी होगी, उसकी विल से लॉ बनाना चाहिए। जब कम्युनिटी की विल से लॉ बनेगा तो वहाँ पे एजुकेशन, वो लेजिस्लेशन एजुकेशन ऐसी लाए कि लोग वहाँ पे ऐसी सिटीज़न डेवलप हो जो लॉ को फॉलो करें, जो आगे जाके कानून को फॉलो करें, उनको तलीम ऐसी दी जाए कि वो स्टेट के रूल ऑफ लॉ के अंदर रह के बात करें, रिट ऑफ स्टेट को चैलेंज ना करें। कहता है कि अगर लॉ को तब्दील करना है, जो हमारे पास ओल्ड लॉ है उनको हम चेंज कर सकते हैं, हम इनोवेशंस ला सकते हैं ताकि हम मॉडर्निटी के साथ चल सकें। सेवन्थ नंबर पे वो बात करता है कि लॉ जो है ये जो ऑफेंसेस हैं उनको रोकता है, जो जराइम्स हैं उनको ख़त्म करता है, ये परफेक्शन की तरफ लेके जाता है, अखलाकियात की तकमील की तरफ लेकर जाता है।
एरिस्टोटल कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप क्या है? एरिस्टोटल का सिटीजनशिप के हवाले से एक नैरो एक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहता है कि जो सिटीजन्स वही होंगे जिनके पास प्रॉपर्टी होगी, जिनके पास टाइम होगा, जो जुडिशरी में जो लेजिस्लेशन में रोल प्ले करेंगे। बाकी वो किसी को भी सिटीजनशिप नहीं देता। ये आज की मॉडर्निटी के रूल्स के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आजकल हर किसी के पास शहरियत है। वो बेशक उसके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, उसके पास आईडी कार्ड ज़रूर होता है। तो जो सिटीजनशिप के हवाले से जो एरिस्टोटल का कंसेप्ट है वो बहुत ही नैरो है। वो क्वालिफ़िकेशन क्या बताता है कि जो सिटीजनशिप उसको देनी चाहिए एथेंस में जिसके पास प्रॉपर्टी हो, इसके पास लेयर हो, कि उसके पास टाइम हो, वो दूसरों पे डिपेंड ना करता हो, वो रोल प्ले करे लेजिस्लेशन में, जुडिशरी में रोल प्ले कर सके, वो अपने इंडिपेंडेंट हो। सेकंड पे कहता है कि वो डबल रोल प्ले करने का काबिल हो, ताकि अगर वो प्ले है वो एजुकेटेड हो, वो लॉ मेकिंग में रोल प्ले करे, लॉ इंटरप्रिटेशन में रोल प्ले करे। थर्ड नंबर पे कहता है कि जो इकोनॉमिकली वो फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो। अगर इकोनॉमिकली वो दूसरों पे डिपेंडेंट होगा तो उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। फोर्थ नंबर पे वो कहता है कि जो लेबर क्लास है, जो वर्कर क्लास है, उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। उनको इसलिए नहीं दी जाएगी कि वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो लेजिस्लेशन में या पार्लियामेंट में कोई रोल प्ले कर सकें। इसके अलावा कहता है कि जो जिसको भी सिटीजनशिप दी जानी है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो, एजुकेशन हो, उसके पास इतना टाइम भी हो ताकि वो अपनी पॉलिटिक्स में या लेजिस्लेशन में एक एक्टिव रोल प्ले कर सके। नेक्स्ट जो हमारे पास है एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्लेवरी। वो ग़ुलामी के बारे में क्या कहता है? प्लाटो तो ग़ुलामी के बारे में कोई बात नहीं करता। जो एरिस्टोटल होता है वो कहता है कि जो ग़ुलामी है, जो स्लेवरी के इंस्टीट्यूशन को, वो कहता है कि ये सही है, इसको जस्टिफाई करता है, कहता है ये होना चाहिए। होता कुछ यूँ है कि उस वक्त अटीका में जो स्लेव है उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है, उनको ड्रेस दिया जाता है, क्लॉथ दिए जाते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स पूरे किए जाते हैं। जो एरिस्टोटल है वो ग़ुलामी के लिहाज से इसलिए बात करता है कि डोमेस्टिक हवाले से बात करता है, कोई उनको वो घटिया इंसान नहीं समझता। तो वो कहता है कि जो स्टेट है वहाँ पे स्लेव का होना ज़रूरी है, उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होने चाहिए। ये ग़ुलामी है, ये कुदरती तौर पे है, ये नेचुरली तौर पे एग्जिस्ट करती है कि ये डोमेस्टिक होते हैं। और दूसरा कहता है कि लॉ ऑफ नेचर में जो चीज़ ग़ुलामी की इजाज़त है। वो कहता है कि जो नेचर है इसने ही जो स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन है इसको बनाया है। वो डिफरेंट बंदों को डिफरेंट एबिलिटीज़ देती हैं। कोई बंदा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है, कोई रीजन के लिहाज से स्ट्रॉन्ग होता है, कोई रूलर होता है, कोई रूल्ड होता है, कोई वहाँ पे ग़ुलाम होता है। तो जो नेचर है वही इंसानों को इस तरह पैदा करती है। तो कहता है ये इसलिए पैदा किया जाता है ताकि माशरे में वैरायटी हो, जो जिनके पास रीजनिंग है वो सही तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करें, उनको फिज़िकल काम ना करना पड़े, उनको मेनुअल काम ना करने पड़े, तो वो लोग ग़ुलाम करें। तो ग़ुलाम फिज़िकल काम करेंगे, जिनके पास रीजनिंग होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम करेंगे। नेक्स्ट जो कहता है कि ग़ुलाम कैसे बनाए जाएंगे। जो अगर वार में किसी को डिफ़ीट होती है तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है, जो वहाँ पे ग़ुलाम होते हैं, जो वहाँ पे लोग होते हैं, उनको ग़ुलाम बनाया जा सकता है। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जिसके पास ताकत होगी वो दूसरे को ग़ुलाम बना सकता है। लेकिन कहता है ग्रीक्स के लिए ऐसा नहीं है, एथेंस के लिए ऐसा नहीं है। एथेंस सुपीरियर नेशन है, इनको ग़ुलाम नहीं बना सकते। तो ये उसकी एक बाइस्ड अप्रोच है। अब हम देखते हैं कि एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन क्या थी। कहता है कि इंटरनल स्टेबिलिटी आपने कैसे कायम करनी है। तो अगर रेवोल्यूशन आने लगे आपने कैसे रोकना है, रेवोल्यूशन क्यों आती है। तो कहता है कि ऐसे ही है कि जैसा कि एक फिजिशियन होता है वो डिफरेंट डिजीज़ को क्योर करता है डिफरेंट तरीके से, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देता है। कहता है इसी तरह जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, उसको रेवोल्यूशन को कैसे अवॉइड करना है। रेवोल्यूशन की डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी है? कहता है 4 काइंड्स ऑफ रेवोल्यूशन आती हैं। 4 किस्म की तब्दीलियों करने से जो इनकलाब है वो आ सकता है। पहली जो बात करता है, कहता है चेंज इफेक्ट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कि इस तरह की तब्दीली की जाए कि जो वो आइन है उसको इटसेल्फ उसको इफेक्ट करे। मतलब कि आप डेमोक्रेसी से आप डिक्टेटरशिप की तरफ चले जाएं। तो ये भी कहता है रेवोल्यूशन काज बनेगी, जो मेजोरिटी है उनमें एक अनार्की फीलिंग लाएगी, रेवोल्यूशन की फीलिंग लाएगी। सेकंड बात कहता है कि रेवोल्यूशन कब आ सकती है कि चेंज टेक प्लेस इन अ मैनर दैट इट डज नॉट इफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है आप चेंज कर रहे हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो कहता है कि गवर्नमेंट ट्राई टू एडमिनिस्ट्रेशन, कि गवर्नमेंट सारी पावर्स अपने हैंड में लेके बाकी सब जो मेजोरिटी है उनकी पावर्स को ख़त्म कर देती है। कहता है अगर ऐसा हुआ तो फिर भी रेवोल्यूशन आ सकती है। थर्ड पॉइंट में वो बात करता है अ चेंज मे टेक प्लेस सो दैट इट सिंपली प्रोड्यूस अ डिफरेंस ऑफ डिग्री, कि आप थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं लोगों को फील ना हो कि आप डेमोक्रेसी से ओलिगार्ची की तरफ चले जाते हैं। तो कहता है ऐसे हालात में भी जो रेवोल्यूशन है वो आ सकती है। फोर्थ पॉइंट पे वो बात करता है कि रेवोल्यूशन आ सकती है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी बहुत तब्दीली करते हैं, कि इस्टेब्लिशमेंट कोई रोल प्ले करती है, तो ये भी एक रेवोल्यूशन का काज होगा। अब कहता है काजेज़ ऑफ रेवोल्यूशन क्या है। कहता है कि जो फीलिंग ऑफ
जो लोगों में इक्वालिटी की फीलिंग्स हैं ये रेवोल्यूशन लाती है। डेमोक्रेसी लोगों को इक्वालिटी की बात करती है, वो लोगों को आज़ादी देती है, बराबरी देती है। तो कहता है लोग बराबरी की तरफ जाएंगे, कहेंगे हमें भी इक्वालिटी चाहिए, हमारे साथ ये अनबाइस्ड बाइस्ड रोल क्यों प्ले किया जा रहा है, हमें क्यों एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो कहता है जो फीलिंग ऑफ इक्वालिटी है जो वो वहाँ पे रेवोल्यूशन ला सकती है। कहता है मज़ीद ये कि अगर लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उन इन्फीरियर्स के साथ बुरा सलूक किया जाएगा, उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाएगा, तो ये चीज़ें भी रेवोल्यूशन का काज बनती हैं। बाकी जो चीज़ें वो कहता है इज़्ज़त के लिए, कि फेयर के लिए, डिसऑनर के लिए, लोग बेइज्जती से बचने के लिए, खौफ से रेवोल्यूशन लाते हैं। कहता है कुछ रेवोल्यूशन इस तरह की होती हैं कि लोग करप्ट होते हैं, वो अपने रॉन्ग डूइंग्स, अपने गलत कामों को बचाने के लिए भी लोगों में प्रोपेगेंडा करते हैं और रेवोल्यूशन लाते हैं। मज़ीद वो कहता है कि जब मेजॉरिटी के साथ बुरा सलूक किया जाता है, जब मेजॉरिटी की इज़्ज़त नहीं की जाती, तो वो भी रेवोल्यूशन ला सकती हैं। डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़, कहता है जब लोगों में दौलत की जो तकसीम है वो गलत तरीके से डिवाइड होती है, जो अमीर अमीर हो जाता है, गरीब गरीब हो जाता है, तो उस वक्त भी जो रेवोल्यूशन वहाँ पे आ सकती है। लोगों को जब एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाएंगे, तो रेवोल्यूशन आ सकती है। अदर काजेज़ में ये है कि कहता है इलेक्शन को चोरी किया जाए, लोगों का ख्याल ना रखा जाए, उनको फंडामेंटल राइट्स ना दिए जाएँ, उनकी जो इस तरह के जो फंडामेंटल राइट्स हैं एजुकेशन का, हेल्थ का, वो निगलेक्ट कर दिए जाएँ, तो रेवोल्यूशन आ सकती है। काजेज़ ऑफ रेवोल्यूशन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स, कहता है रेवोल्यूशन के काजेज़ हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरह के होते हैं। मसलन डेमोक्रेसी में जो लोगों को अगर मेजॉरिटी की बात ना सुनी जाए, उनके वोट की इज़्ज़त ना की जाए, तो वहाँ पर रेवोल्यूशन आ जाएगी। अगर अरिस्टोक्रेसी में अगर मोनार्क जो है वो लोगों पे जुल्म करेगा, तो तब भी रेवोल्यूशन वहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट जो बात करता है कि अब रेमिडीज़ क्या है, कि कैसे हम रेवोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे वो कहता है कि गार्ड अगेंस्ट द बिगिनिंग ऑफ चेंज, कि आप जब तब्दीली शुरू ही हुई हो, जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई हो, तो उसी वक्त उसको एंड कर दें। सेकंड नंबर पे कहता है पॉलिटिकल डिवाइसेस को यूज़ करें, कि आप डिस्कशन करें, कंसेंसस बिल्ड करें, प्रोपेगेंडा के थ्रू जो रेवोल्यूशन है उसको एंड करने की कोशिश करें। कहता है जो गवर्निंग क्लास है वो जो मेजॉरिटी है उसको गवर्नमेंट से ना निकाले, उनको अंदर शामिल करें, उनकी बात सुने, इक्वालिटी का प्रिंसिपल लाए, उनकी रिस्पेक्ट करे, तो रेवोल्यूशन एंड हो सकती है। मज़ीद कहता है कि 6 महीने का टर्नओवर उनको दे गवर्नेंस के लिए, ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। और लोगों में जो पेट्रियोटिज़म है, जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स को उजागर करना चाहिए, कि वतन से मोहब्बत की फीलिंग को उजागर करना चाहिए, ताकि वो अनारकी की तरफ, रेवोल्यूशन की तरफ ना जाए। कहता है उनमें जो टेरर है वो खौफ फैलाना चाहिए दुश्मन का, ताकि वो यूनिटी में यूनाइट हो जाए दुश्मन के ख़िलाफ़। फिफ्थ नंबर पे वो कहता है कि उनकी जो इज़्ज़त उनको देने की ज़रूरत है। सिक्स नंबर पे कहता है कि जो ऑफिसर्स हैं ये करप्ट ना हो, ये ट्रांसपेरेंसी लाएं और ईमानदारी से काम करें, तो रेवोल्यूशन नहीं आएगी। कहता है एजुकेशन सिस्टम इस तरह का लाएं कि वो लोगों को जो रियासत के लिए मोहब्बत और प्यार और नेशनलिज्म की फीलिंग लाएं, तो लोगों को नेशनल लॉ को फॉलो करने की तरफ लेकर जाए, ना कि अनार्की की तरफ लेकर जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अरिस्टोटल का नेचर ऑफ स्टेट का कंसेप्ट क्या था। नेचर ऑफ स्टेट में अरिस्टोटल कहता है कि जो स्टेट है ये एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कहता है जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की है, तो स्टेट का जो इंस्टीट्यूशन था ये मौरज़ वजूद में आया है। तो कहता है कि इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है, एक सोशल एनिमल है, तो उसको आपस में इंटरेक्शन चाहिए होती है। तो जब वो इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ करता है, तो उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डेवलप की, दैन फाइनली उसने स्टेट डेवलप कर ली। कहता है जो लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, जो स्टेट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब स्टेट एक फुलेस्ट डेवलप होती है, तो इंसान भी अखलाकी तौर पर पॉलिटिकली डेवलप हो जाता है। स्टेट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रीज़न, कहता है कि जो इंसान है इसी में सिर्फ रीज़न है, बाकी किसी मखलूक में रीज़न नहीं है। तो जो एवोल्यूशन ऑफ जो स्टेट है ये एवोल्यूशन ऑफ नेचर ऑफ मैन है, कि मैन अलोन हु हैज़ अ सेंस ऑफ गुड एंड एबल इज़ जस्ट एंड अनजस्ट, कि इंसान में अच्छे बुरे की तमीज़ होती है, जो तो वो स्टेट डेवलप करता है अपनी अच्छाई के लिए, रीज़न बेस पे स्टेट को डेवलप करता है। स्टेट इज़ एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो प्लाटो होता है, जो एरिस्टोटल होता है, वो बायोलॉजिकल स्टडीज़ करता है, तो वो एक ऑर्गेनिक थ्योरी देता है। वो कहता है कि जो स्टेट है और इंडिविजुअल्स हैं, जो स्टेट है ये बॉडी है, जो इंडिविजुअल्स हैं जिसके पार्ट्स हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, दोनों एक दूसरे को लेकर साथ चलते हैं। ये इंडिविजुअल्स आर पार्ट्स ऑफ स्टेट, और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं हैं। मज़ीद वो ये कहता है कि हमने ये नहीं देखना कि स्टेट का मीन्स क्या है, हमने देखना कि स्टेट का एंड क्या है, उसका विजन क्या है, उसका पर्पज़ क्या है। हमने उसकी फाइनल अचीवमेंट को देखना कि वो क्या करना चाहती है, कि स्टेट एक फिनिश्ड फॉर्म है। स्टेट कहता है कि फैमिली जो स्टेट है एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन इसलिए है कि ये फैमिली से बनती है, फैमिली एक ऑटोमेटिकली एक
नेचर इंस्टीट्यूशन है, फैमिली मिलके विलेज बनाती है, विलेज भी एक नेचर इंस्टीट्यूशन है, जो विलेज मिलके स्टेट बनाते हैं। तो वो कहता है स्टेट इज़ बॉर्न आउट ऑफ ग्रुप्स ऑफ विलेजेस, द स्टेट इज़ अ नेचर इंस्टीट्यूशन। एंड ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए, कहता है एंड ऑफ स्टेट होना चाहिए कि एस्टैब्लिश अ गुड लाइफ, वो लोगों की गुड लाइफ को इंश्योर करे, उनको फंडामेंटल राइट्स दे। ये एक हाईएस्ट एसोसिएशन है, इसका प्री डिटरमिंड होना चाहिए कि इसने सब लोगों को, इसने जो फैक्टर्स हैं, जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसको इस तरह जनरेट करना चाहिए, उसको इस तरह कायल करना चाहिए कि जो एंड है वो गुड लाइफ अचीव हो, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका ख्याल रखा जाए, कि सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए अच्छे का सोचें, उनके लिए अच्छे कानून बनाएं। कहता है कि जो स्टेट है इट प्रमोट्स विचू एंड मोरालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स, ये लोगों में अखलाकियात को प्रमोट करती है, लोग की एक्सटर्नल फिजिकल स्पिरिचुअल, लोग की हर तरह की जो गुड्स हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करती है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि आइडियल और बेस्ट स्टेट ऑफ एरिस्टोटल कैसे थी। जैसे प्लाटो जो एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट देता है, इसी तरह एरिस्टोटल देता है। एरिस्टोटल कहता है उस आइडियल स्टेट की फ़ीचर्स क्या होंगी, कि वहाँ पे जो लाइफ होगी वो कंप्लीट वर्च्यू होगी, कि सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, वहाँ पे अखलाकियात की तकमील हो जाएगी, वहाँ पे फ्यू लोग जो नेक लोग होंगे वो उसको रूल करेंगे, जिनमें अखलाकियात होगी, जिनमें विजडम होगी, जिनमें रीजनिंग होगी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ वहाँ पे होगी, वहाँ पे लॉ, रूल ऑफ लॉ होगा, लॉ सबसे सुप्रीम होगा, जो डिक्टेटरशिप है, जो मोनार्की है वो लॉ से बब नहीं होगी, लॉ ही सुप्रीम होगा, एब्सोल्यूट होगा। ये आइडियल स्टेट के में लॉ की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी। स्टेट एक एथिकल इंस्टीट्यूशन होगा, वहाँ पे जो मॉरल क्वालिटीज़ ऑफ सिटीज़न को प्रमोट किया जाएगा, ताकि जो लोग हैं वो हैप्पी लाइफ को जी सकें। तो एथिक्स को, अखलाकियात को स्टेट में प्रमोट किया जाएगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जो आइडियल स्टेट है उसमें गवर्नमेंट दो तरह की होगी, उसमें क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव। जो क्वान्टिटेटिव में ये होगा कि वहाँ पे वन है, फ्यू है या मैनी पीपल्स वहाँ पे रूल कर रहे हैं, कि मोनार्की है, डेमोक्रेसी है या एरिस्टोक्रेसी है। क्वालिटेटिव में ये होगा कि स्टेट का एंड प्रोडक्ट क्या है, कि वो लोगों को उसका पर्पज़ क्या है। देन वो बात करता है मैनिपुलेटेड डेमोक्रेसी, कि जो आइडियल स्टेट है उसमें जो रूल है वो मैनी का होना चाहिए, ज़्यादा लोगों का होना चाहिए, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ रूल होना चाहिए। तो कहता है यही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कहता है और वहाँ पे रूल जो होगा, वो जो अथॉरिटी होगी वो मिडिल क्लास के पास होगी। कहता है जो अमीर लोग हैं उनके पास अथॉरिटी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो एरोगेंट हो जाते हैं, जब उनके पास प्रॉपर्टी आ जाती है, जब जायदाद आती है तो गुरूर तकब्बर में आ जाते हैं, उनकी विजडम उनके पास नहीं रहती। कहता ना ही प्रॉपर्टी है, जो अथॉरिटी है वो गरीबों के पास होनी चाहिए, वो लोग गुलाम होते हैं, उनमें जो एक एडमिनिस्ट्रेशन की फीलिंग वो नहीं होती। इसीलिए कहता है कि जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है वो मिडिल क्लास के पास होनी चाहिए। जो सफरेज, जो वोट का राइट है वो उन लोगों को देना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी हो, ये एक लिमिटेड राइट होना चाहिए। मज़ीद ये कहता है कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको और साइज़, पॉपुलेशन और साइज़ से हम स्टेट को नहीं देखेंगे, बाकी हम एग्रीकल्चर, आर्टिसन के आर्मी कैसी है, वहाँ पे लेयर्ड क्लास कैसी है, वर्कर क्लास कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, कहता है हम इसको भी देखेंगे। वहाँ पे हारमोनियस रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, सब क्लासें मिलजुल कर काम करेंगी तो एक अच्छी स्टेट बनेगी। कहता है कि जो द साइज़ ऑफ टेरिटरी एंड पॉपुलेशन शुड बी सच दैट इट शुड बी सेल्फ सफिशेंट, कि पॉपुलेशन और टेरिटरी इतनी होनी चाहिए कि लोग वहाँ पे सफिशेंट हो जाएं, ये ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ही छोटी होनी चाहिए। टेरिटरी कैसी होनी चाहिए एक आइडियल स्टेट की, वो कहता है कि ये एक वहाँ पे टेरिटरी इस तरह की होनी चाहिए कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके एक्सटर्नल एग्रेशन से, कोई फॉरेन नेशन उस पर हमला ना कर सके, वहाँ पे लोग के जो मॉडरेट, लिबरल और पीसफुल लाइफ हो। लोकेशन ऑफ स्टेट कैसी होनी चाहिए, कहता है जो स्टेट की जियोग्राफी है वो सी के साथ भी अटैच होनी चाहिए और लैंड भी होनी चाहिए मिलिट्री के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए। कहता है उनके साथ समंदर भी लगे और खुश्की भी हो। मज़ीद ये कि वो कहता है कि हमें स्टेट को वो चीज़ें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है जो ख़ुद प्रोड्यूस ना करें, और वो चीज़ें एक्सपोर्ट करे जो उसमें उसके पास एक्सेस में हो। कहता है स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स उसको डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि वो सी में अपनी बालादस्ती कायम कर सके। उसके लिए उसके पास टिम्बर होना चाहिए ताकि वो अपनी आर्मी को, अपनी नेवल को स्ट्रॉन्ग कर सके। करेक्टर ऑफ सिटीजन्स क्या होना चाहिए आइडियल स्टेट में, कहता है कि साउंड नेशनल करेक्टर होना चाहिए, उनमें एक नेशनल इंटीग्रेशन होनी चाहिए, करेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए, अखलाकियात के हवाले से स्ट्रॉन्ग हो। कहता है कि जो यूरोप है वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, लोगों में फुल स्पिरिट है, नेशनल इंटीग्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पे फ्रीडम ज़्यादा है। जो इलाके गर्म हैं, वार्म इलाके हैं, वहाँ पे जो लोग हैं, जो स्पिरिट है लोग की, वो जो नेचर है उसके अंडर है, वो लोग ज़्यादातर स्लेव होते हैं, उसमें नेशनल इंटीग्रेशन वीक होती है, नेशनल करेक्टर वीक होता है। फाइनली वो कहता है कि पार्ट्स ऑफ आइडियल स्टेट कौन कौन से होने चाहिए, जो इंश्योर करें, जो स्टेट को मेंटेन करें।
कहता है कि फूड, आर्ट्स, आर्म्स, रेवेन्यू और डेलिब्रेट लीगल, कि इनका जो सोल्जर हैं, कैपिटलिस्ट क्लास हैं, कि कहता है ये सारे डिपार्टमेंट होने चाहिए ताकि वहाँ पे जो फूड है वो इंश्योर कर सकें, जो आर्मी है वो डिफेंड कर सके, टैक्स कलेक्ट हो सके, लीगल है जुडिशरी हो सके। कहता है ये आइडियल स्टेट में ये सारे इंस्टीट्यूशंस का होना भी ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स।